रतनपुर गांव के 3 दोस्त रमेश, सुरेश और मुकेश शहर जाकर पैसे कमाने का निश्चय करते हैं। रमेश, सुरेश और मुकेश बचपन के साथी होते हैं और तीनों में बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन रतनपुर गांव में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही होती है, इसलिए तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। 4 दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से बहुत लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है। मेरे पास तो जो बचे खुचे पैसे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। शहर जाकर कोई नौकरी मिल जाए तो ही गुजारा हो पाएगा। हाँ भाई, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। बारिश ने तो हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी। अब घर पर खाने के भी लाले पड़े हैं। बारिश में तो मेरा घर ही ढह गया। अब मेरे माँ बाप इस इंतजार में हैं कि मैं शहर जाकर कुछ पैसे कमा कर लाऊं तो वापस अपना घर बनवा सकूं। वो तीनों चलते चलते एक नदी के सामने पहुंच जाते हैं। उस नदी के ऊपर एक पुल बना था, पर बारिश ज्यादा होने के कारण पुल टूट जाता है। अरे भाई, ये पुल तो टूट गया है। शहर तो नदी के उस पार है। अब हम नदी कैसे पार करेंगे? हाँ, यहाँ तो कोई नाव भी नजर नहीं आ रही है और हमारा शहर जाना बहुत जरूरी है। अब हम क्या करें? क्या हमें तैर कर नदी पार करनी होगी? मुझे तो कोई और रास्ता नहीं दिखता। लगता है हमें तैर कर ही नदी पार करनी पड़ेगी। और बारिश के कारण नदी में पानी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। रमेश, सुरेश और मुकेश उस नदी में कूद जाते हैं। नदी में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है और जान का खतरा होता है। बड़ी मुश्किल से वो तीनों दूसरी छोर तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सुरेश के हाथ में एक चिराग होता है। सुरेश, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हें ये नदी में मिला क्या? हाँ यार, तैरते वक्त ये चीज मुझसे टकराई तो मैं इसे लेकर आ गया। देखने में तो किसी चिराग की तरह लग रहा है। हम इसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। ये तो अलादीन के चिराग की तरह लग रहा है। सुरेश, इसे रगड़ कर देख, शायद इससे जिन बाहर आ जाए। सुरेश उस चिराग को रगड़ता है और उसके अंदर से सच में एक जिन बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही मुकेश, सुरेश और रमेश के होश उड़ जाते हैं। इसने मुझे बाहर निकाला, उसका भला हो। इतने दिनों से उस नदी में मुझे बहुत ठंड लग रही थी और बाहर निकलने का जी कर रहा था, पर कोई मिल नहीं रहा था। हुकुम मेरे आका, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? सुरेश, मुकेश और रमेश एक दूसरे को देखते हैं और फिर जिन की तरफ अविश्वासी नजरों से देखते हैं। अरे आप लोग बस मुझे देखते ही रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? हुक्म कीजिए, आपका हुक्म मेरे सिर आंखों पर। तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो? जो आप बोलेंगे वो सब कुछ, मगर हाँ, कोई गलत काम नहीं करता मैं। हम सब शहर जाकर पैसे कमाना चाहते हैं, क्या तुम उसमें हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं पैसे कमाने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अच्छा, मगर कैसे? आप तीनों शहर जाकर होटल खोल लो। मुझे जादुई तंदूरी रोटी बनानी आती है। होटल में मैं जादुई तंदूरी रोटी बनाऊंगा और आप तीनों बेचना। फिर देखना, आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। मगर हम होटल खोलेंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे नहीं है। हमें उधार लेना पड़ेगा। फिर जब हमारे पास पैसे वापस आ जाएंगे तब हम उधार के पैसे चुका देंगे। रमेश, सुरेश और मुकेश जिनको लेकर शहर पहुंच जाते हैं। वहां उधार के पैसों से एक होटल खोलते हैं। उस होटल का नाम जिन खाना रखते हैं और उसकी मशहूर डिश तंदूरी रोटी होती है। जिन जो तंदूरी रोटी बनाता वो बहुत लजीज होती है और लोगों को बहुत पसंद आती है। कुछ ही दिनों में उनका होटल बहुत तरक्की कर लेता है और उनकी बरकत होने लगती है। उनके होटल पर तंदूरी रोटी खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है। जिन, तुमने तो हमारी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी जादुई तंदूरी रोटी तो लोगों को बहुत पसंद आई। तंदूरी रोटी में अलग ही जादू है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्या तुम अपनी तंदूरी रोटी का राज बता सकते हो? मेरे आका, ये हम जिन लोगों की सीक्रेट रेसिपी है। ये हम आप लोगों को नहीं बता सकते, मगर मैं हमेशा आपको रोटी बनाकर देता रहूंगा और आपका ये होटल हमेशा अच्छे से चलता रहेगा। होटल चलते हुए 1 साल हो जाता है। रमेश, सुरेश और मुकेश के होटल के सामने बहुत पहले से ही एक धीरज का होटल होता है।
जिसके मालिक का नाम धीरज होता है। लेकिन जब से रमेश, मुकेश और सुरेश ने अपना स्पेशल तंदूरी रोटी होटल खोला, तब धीरज का होटल चलना बंद हो गया। धीरज को इस बात का बहुत आश्चर्य होता था कि आखिर वो लोग ऐसा क्या बनाते हैं कि उनकी होटल में इतनी भीड़ होती है। बस अब बहुत हो गया, हमारा कारोबार तो अब बंद होने की कगार पर आ गया है। जब से इन लोगों ने स्पेशल तंदूरी रोटी बेचनी शुरू की है, तब से हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है। आखिर ये लोग ऐसा क्या स्पेशल बनाते हैं कि इनकी तंदूरी रोटी इतनी बिकती है और लोगों को इतनी पसंद भी आती है। अब मैं ये राज पता लगा कर ही रहूंगा। धीरज रमेश, मुकेश और सुरेश का सीक्रेट पता करने उनके पीछे लग जाता है। फिर एक दिन सुबह सुबह उनके किचन में चुपके से घुस जाता है और वहीं बैठ जाता है और देखता है कि एक जिन अपने चिराग से निकलता है और तंदूरी रोटी बनाता है। अच्छा, तो ये राज है। अब मैं बताता हूँ इन लोगों को। इनका जादुई जिन्न ही मैं चुरा लेता हूँ, फिर वो मेरा हुक्म मानेगा और फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगा। धीरज रात में रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में घुसता है और जिन का चिराग उठाकर अपने होटल में ले जाता है। अब आएगा न मजा। धीरज चिराग को जोर से रगड़ता है, लेकिन उसमें से जिन निकलने की जगह चिंगारी निकलती है और उसका होटल जलने लगता है। धीरज डर जाता है और उस चिराग को वहीं गिराकर और दौड़कर रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में चला जाता है। बचाओ बचाओ, आग आग, बचाओ। रमेश, मुकेश और सुरेश उठकर आते हैं और धीरज के होटल में पानी मारने लगते हैं, लेकिन उस पानी से होटल की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही होती। मुकेश धीरज से कहता है, अरे भाई धीरज, किस चीज से आग लग गई है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है? आग तो देखने में भी बड़ी अजीब लग रही है। अब धीरज के पास सच बोलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो तीनों को सारी बातें सच सच बता देता है कि उसने उन लोगों का चिराग चोरी कर लिया था। वो तीनों ये बात समझ जाते हैं कि जिन नाराज हो गया है, इसीलिए धीरज के होटल को जला रहा है। धीरज भाई, हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। चोरी करने की यही सजा होती है। रुको, मैं जिन्न को शांत करने की कोशिश करता हूँ। सुरेश दौड़ता हुआ होटल के अंदर जाता है और जिन के चिराग को उठा कर लाता है। उसे अपने हाथों में रखकर वो जिन को मनाने की कोशिश करता है और उसे शांत होने को कहता है। सुरेश की बात सुनकर जिन शांत हो जाता है और धीरज के होटल की आग बुझ जाती है। जिन वापस अपने चिराग में आ जाता है और सुरेश उस चिराग को ले जाकर अपने होटल में रख देता है। इसके बाद धीरज भी समझ जाता है कि चोरी से कभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती और वो भी अपने होटल में और मेहनत करने लगता है और रमेश, सुरेश और मुकेश भी खुशी खुशी रहने लगते हैं।